Alright. Hello students, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are good. So welcome to my 9th lecture regarding ECAT MCAT Physics. अच्छा लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। हमने ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लिया है, वेक्टर कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा डायमेंशंस वगैरह को कंप्लीट कर लिया है। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। सो 3 टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और थोड़ा सा डिटेल में भी जाऊँगा। तो इनिशियली अभी जो मैं स्टार्ट करूँगा वो क्या है हमारे पास, टॉर्क। तो लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है भाई? टॉर्क में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सबको पता है, मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत आलम फाजिल हैं, उनको आते हैं अक्सर चीज़ें, लेकिन बस वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ। देखो पहली डेफिनेशन जो बहुत अच्छी सी होती है और वो देखते ही बच्चा समझ जाता है और आंसर दे देता है, वो क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज टॉर्क। ये सबको पता है। लेकिन एक और डेफिनेशन है जो कि डेरिवेशन से ली गई है और ये अक्सर पूछ लिया जाता है एप्टीट्यूड में, और ये मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को शायद नहीं आता, वो तुक्का लगाकर आ जाते हैं, वो अलग बात है। वो क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहां पे रेट ऑफ चेंज मैं बार बार बता चुका हूं। रेट अगर कहीं भी आ जाए रेट ऑफ चेंज, तो उसका मतलब ये होता है, मैथमेटिकली इस स्टेटमेंट को हम ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब यहां पे कुछ भी डाल दो, एंगुलर मोमेंटम डालोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी डालोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे याद रखना कि टॉर्क इक्वल्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से करते हैं, लीनियर मोमेंटम को पी से करते हैं, जबकि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। तो याद रखना, लीनियर के लिए फोर्स है, एंगुलर के लिए टॉर्क है। तो इट मींस कि जब लीनियर एंगुलर मोमेंटम है तो ये भी फिर लीनियर फोर्स और एंगुलर फोर्स होगी। जी बिल्कुल, ये टॉर्क भी हमारे पास एक तरीके की फोर्स है। सो इसका नाम क्या रखा है हमने? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जब मोमेंट आ जाए, मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाए, तो याद रखना टॉर्क की ही बात कर रहा है। तो टॉर्क को थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक बीम ले लिया मैंने, ये मान लो इधर से फिक्स्ड है, इधर से ना इसकी एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पॉइंट है ना, इसकी अबाउट रोटेशन होनी है। ये एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट का नाम दिया है हमने पिवट पॉइंट। तो अगर कहीं आ जाए तो घबराना नहीं है, पिवट पॉइंट, फिक्स पॉइंट, रिजिड पॉइंट सब एक ही चीज है। सो पिवट पॉइंट बेसिकली वो होता है कि जिसके अराउंड रोटेशन हो। जैसे कि पार्क में जाओ तो सीसॉ होता है, दोनों तरफ बच्चे बैठ जाते हैं, तो उसके अबाउट रोटेशन होती है, जिसको हमने सिंपल फर्स्ट काइंड ऑफ सिंपल मशीन में पढ़ा था, लीवर, जो सेंटर में फलक्रम था। ठीक है, तो सेंटर में फलक्रम होता है, वो भी क्या है? एक तरीके का पिवट पॉइंट, क्योंकि वो फिक्स्ड है और उसके अबाउट रोटेशन हो रही है, तो वो पिवट पॉइंट है। सिमिलरली ये भी पिवट पॉइंट है। अब यहां पे रोटेशन कैसी होगी? या तो इस तरफ या इस तरफ। अब देखो मान लो मैंने एक फोर्स लगाई, अब ये फोर्स जो है एक एंगल बना रहा है इस एक्सिस के साथ, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, सेम होंगे। तो इससे मुझे दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से मिलेंगे? एफ एक्स एंड एफ वाई। बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम वेक्टर पढ़ चुके हैं। नाउ अब बात यहां पे है कि विच फोर्स विल प्रोड्यूस टॉर्क फॉर मी। मेरे लिए टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? एफ एक्स के एफ वाई? तो चलिए देखते हैं। देखो वेक्टर है तो पैरेलल शिफ्ट मार सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट किया मैंने, इसको नीचे ले आया, ये ऐसे हो गया। देखो अगर इधर से कोई फोर्स लगाता हूं, मान लो ये एक हमारे पास दरवाजा है, इसका टॉप व्यू है, अगर दरवाजे को इधर से मैं फोर्स लगाता हूं तो क्या दरवाजा मूव करेगा? बिल्कुल, डोर मूव ही नहीं करेगा। मूव क्या, रोटेट नहीं करेगा। तो इट मींस कि ये तो अपने पास किसी काम की नहीं। इसको देखते हैं, अगर ये इधर से धक्का मारे या इधर से धक्का मारे तो क्या रोटेशन होगी? बिल्कुल होगी। कैसी रोटेशन होगी? अगर ऊपर से धक्का मारेगा तो ऐसी रोटेशन हो जाएगी। इट मींस कि ये वो फोर्स का कंपोनेंट है जो हमारे लिए क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और आप सबको पता है एफ वाई को हम क्या लिखते हैं? एफ साइन थीटा। ठीक है, चलिए अच्छा कॉमन सी डेफिनेशन देखते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर दैट इज मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज ऑल्सो नोन एज टॉर्क। तो याद रखना पोजीशन वेक्टर भी समटाइम्स वो कह देता है मोमेंट आर्म की वजह से। क्यों बोलता है पोजीशन वेक्टर? क्योंकि पोजीशन वेक्टर ही वो वेक्टर होता है कि जो ओरिजिन से हमें डिस्टेंस बताता है, किसी भी जगह की लोकेशन बताता है। तो ये डिस्टेंस से यहां तक मेजर होता है, तो इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। जो ओरिजिन से लेकर आपके फोर्स जहां एक्ट करती है वहां तक की जो मेजरमेंट है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है? मोमेंट आर्म। सो इस डेफिनेशन को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। आपको पता है डॉट जब हटेगा कॉस आएगा, क्रॉस जब हटेगा साइन आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया? साइन थीटा। इसका ऐसा यूनिट क्या है बेटा? न्यूटन मीटर। फोर्स का होता है न्यूटन, आर का होता है मीटर, मोमेंट आर्म का। नाउ ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी हमारे पास। अब कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे, उससे पहले एक साइन कन्वेंशन देख लेते हैं जो अक्सर पूछ लेता है वो सवाल में।
वो क्या है, देखो साइन कन्वेंशन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि टॉर्क के देखते हैं हम। देखो टॉर्क क्या है, अगर टॉर्क तो अपना क्लॉकवाइज, यानी कि हमारे पास रोटेशन कैसी हो रही है, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी मूव करती है ना ऐसे करके, ऐसे टक 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 टक, तो ये कैसा प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव टॉर्क। अच्छा, जब घड़ी के उल्टे जाए, काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लाइक कैसे होगा, टक 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 टक, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव टॉर्क। तो याद रखना क्लॉकवाइज के लिए हमेशा नेगेटिव टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव टॉर्क। जबकि अगर थीटा इक्वल टू 0 हो या फिर 180 हो, क्या थीटा, देखो अगर फोर्स और मोमेंटम दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा हो, 0 या 180, जिसका मतलब होता है या तो पैरेलल होंगे दोनों या एंटी पैरेलल, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है, या ऐसा होगा, ये पैरेलल बन जाता है और ये एंटी पैरेलल बन जाता है। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना अपने पास टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमें पता है आर एफ क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, और थीटा की वैल्यू चाहे 0 रखो या फिर 180 रखो, साइन थीटा की वैल्यू दोनों पे हमें रिजल्ट क्या देती है, 0 की। जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर विल बी 0। तो हमें ये इससे टॉर्क कैसा मिलेगा, हमेशा 0। तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स आपके बीम के परपेंडिकुलर हो रही होगी ना, वही असल में प्रोड्यूस करेगी टॉर्क। तो मान लो थीटा इक्वल्स टू 90, अगर एफ और आर दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमें टॉर्क कैसा मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क। अब इसमें हमें चीजें देखते हैं कि टॉर्क कब कम मिलेगा, कब आधा मिलेगा, कब कितना मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हमने डिस्कस नहीं करी और यही एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं। वो किस तरीके से, देखो हम कुछ रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हिंज है, हिंज का मतलब क्या होता है, कब्जा, जिसके अराउंड रोटेशन होती है डोर की। अब देखो अगर मैं हिंज पे ही फोर्स लगाना शुरू कर दूं तो मेरा दरवाजा खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलेगा। इट मींस कि रोटेशन नहीं हुई। जब टर्निंग इफेक्ट ही नहीं हुआ तो टॉर्क कैसा हुआ, 0 हुआ। इसको कहते हैं कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों आपस में पास हो जाएं, यानी कि जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास हो जाए किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो हमारे पास कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। चलिए दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर मैं एक्सट्रीम एंड जो कि फ्रीली मूव कर सकता है, पिवट पॉइंट के अपोजिट साइड पे जो एक्सट्रीम एंड पे अगर मैं फोर्स लगा दूं तो मुझे मोमेंट आर्म कैसा, पूरा पूरा मिलेगा। जब पूरा मोमेंट आर्म मिलेगा तो मुझे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। अब यहां पे देखो, यहां पे ये चीज मोमेंट आर्म थी, लेकिन फोर्स कहां लगाई, 0 मोमेंट आर्म पे, जहां पे मोमेंट आर्म की कोई लेंथ नहीं थी। इट मींस कि जब मोमेंट आर्म 0 हुआ तो टॉर्क भी 0 हो गया, नो टॉर्क। जब मोमेंट आर्म मैक्सिमम तो टॉर्क भी प्लेंटी ऑफ, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क। चलिए आगे देखते हैं। अगर मोमेंट आर्म हाफ कर दो, हाफ मोमेंट आर्म पे आप लगाते हो फोर्स, तो हमें टॉर्क भी कैसा मिलेगा, हाफ मिलेगा। जबकि डी पे आ जाते हैं, अगर अब देखो यहाँ पे तो सर आपने बोला कि मैक्सिमम पे लगाते हो तो मैक्सिमम पे लगा रहे हैं फोर्स, लेकिन बेटा एंगल भी तो देखो कैसा आपस में पैरेलल हो रहे हैं या एंटी पैरेलल हो रहे हैं, तो टॉर्क कैसा प्रोड्यूस होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है। तो क्या हुआ, नो टॉर्क विल प्रोड्यूस। तो इसको अपने जहन में लिख लेना, बल्कि इसको कॉपी कर लो अपने पास। चलिए एप्टीट्यूड एक्सरसाइज एक देख लेते हैं। अब यहां पे मैं तुम्हें ट्रिक बताने लगा हूं। द पोजीशन वेक्टर r इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस के एंड द फोर्स एक्टिंग इज f इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 3k। याद रखना इसमें कैप होगा, मैं नहीं डाल सका कैप, i j k पे कैप जरूर लगाना, ठीक है। व्हाट वुड बी द टॉर्क, अब वो कहता है टॉर्क बता दो, फोर्स और मोमेंटम दे दिया, आपको पता है किस तरीके से निकलता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, सॉरी ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो बेटा ये फॉर्मूला लगाना, क्यों, आर को पहले रखना। चलिए आर क्रॉस एफ बनता है ना, तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, आई जे के लिख दो और यहां पे दोनों की वैल्यूज लिख दो और उसको क्या करो, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 करो। रॉ 1 से एक्सपेंड करोगे 3 डिटर्मिनेंट निकल के आएंगे, 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, उनके साथ आई को मल्टीप्लाई करो, फिर ऑल्टरनेट साइंस यूज करो, पहले में प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर देन, यानी कि इसमें टाइम लगेगा आपको, ठीक है। नस्ट के टेस्ट में आपके पास टाइम नहीं होता अमूमन, तो एक शॉर्टकट तरीका है, अगर ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट कहीं भी आ जाए, तुम्हारे पास मैथ में आ जाए, फिजिक्स में आ जाए कहीं भी, तो तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वो क्या तरीका है, यह जल्दी जल्दी होगा। अभी इनिशियली तुम्हें थोड़ा सा वो ऐसा लगे कि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन बाद में आसानी हो जाएगी। देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इनकी जो कोफिशिएंट्स है ना आई जे के वो तुम लिख दो एक बार कुछ इस तरीके से। देखो आर का क्या है 3 2 1, याद रखना आर को ऊपर लिखना है, एफ को नीचे लिखना है, ठीक है।
तो ये बन गया 3 2 -1, जबकि इधर आ जाओ तो 2 2 और 3, ठीक है ना। देखो सबसे पहला काम तुम्हें करना है, ये जो तुमने लिखा ना इसी को रिपीट कर दो आगे। मैंने रिपीट कर दिया। चलिए अगला देखते हैं। अब मुझे दूसरी रॉ किसकी बनानी है, फोर्स की। 2 2 3, अगेन रिपीट करूंगा 2 2 3। अब मैं क्या करूंगा, एक्सट्रीम जो कॉलम्स है ना उनको कैंसिल कर दूंगा। किस तरीके से, देखो ये और ये, इनको देखना नहीं है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। किस तरीके से, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं 3 2 6, माइनस का साइन हमेशा लगाऊंगा और 2 मल्टीप्लाई बाय -1 विल बी -2। चलिए आगे देखते हैं। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, -2 बन जाएगा। फिर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा, याद रखना सब में माइनस का लगाना है, कोई अब कंफ्यूजन नहीं। 3 3 9। फिर अगेन मैं इसको इससे करूंगा, ये तो खत्म हो गया ना। 3 2 6 और ये हो जाता है 2 2 4, बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन। तो आपने सीखा, पहले इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर आखिर में 2 2 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखो इन दोनों को सॉल्व किया तो 8 बन गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो -11 बन गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या बन गया, 2। अब इनके साथ i j k लगा दो रिस्पेक्टिवली। तो मेरे पास टॉर्क r क्रॉस f की वैल्यू क्या आ गई, 8i 11j + 2k। एक दो सवाल करोगे तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, इसी में वैल्यूज को चेंज करो और खुद से करके देखो, करना लाजमी, लेकिन नहीं तो वो मेथड बहुत तुम्हारे लिए लंबा है, मैं बता रहा हूं तुम्हें बस ये याद रखें सबके साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और कॉमा लगाकर अपना सॉल्यूशन करो आराम से, सुकून से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने आपको बताया था लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए, मोमेंट आर्म कितना हो जाएगा। उस सूरत में मोमेंट आर्म कितना था, याद है, जब फोर्स और ये आपस में गेम खेल रहे हैं तो इसका कोई काम ही नहीं रहा, तो मोमेंट आर्म कैसा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं नहीं खेल रहा, अगर मोमेंट आर्म को नहीं लेते तो फिर वो नहीं खेलता, उसको 0 हो जाता है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड। अब देखो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किस तरीके से, अब वो पहले तो ये बोलता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड। अब देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इनके दरमियान में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, सिंस ये आपस में परपेंडिकुलर है तो इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या होगा, आप सबको पता है क्या होता है, मोमेंट आर्म होता है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच प्लेज द सेम पार्ट इन एंगुलर मोशन एज फोर्स डज इन लीनियर मोशन। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वही काम करती है एंगुलर मोशन में जो कि फोर्स लीनियर मोशन में करती है। जब फोर्स लीनियर मोमेंटम कॉज करती है तो कौन एंगुलर मोशन कॉज करता है, मैंने तुम्हें बताया था लीनियर के लिए फोर्स है, एंगुलर के लिए टॉर्क है, ठीक है, एंगुलर के लिए टॉर्क है। टॉर्क इज द सिनोनिमस ऑफ व्हाट, टॉर्क किसके सिमिलर है, सिमिलैरिटी है टॉर्क की किसके साथ है। ऑप्शंस है एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम बच्चों ने पढ़ा था, वो लिख कर आ जाएंगे, नहीं वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर अभी पढ़ा ही नहीं है तो हो ही नहीं सकता। मोमेंट ऑफ फोर्स, मैंने बताया था टॉर्क के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या चीज, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो ये इसका क्या है, सिनोनिम है। चलिए, when the torque acting on a system is 0 which of the following will be constant। भाई कोई टॉर्क किसी सिस्टम पे एक्ट कर रहा है और वो 0 हो जाए, टॉर्क किस वक्त पे 0 होगा, जब इनमें से कौन सी चीज जो है वो कांस्टेंट हो जाए, फोर्स कांस्टेंट हो जाए, नहीं बेटा मोमेंट आर्म है ना, उसको देगा वो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, टॉर्क चेंज होगा। लीनियर इंपल्स, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो F × T होता है, टाइम के हिसाब से होता है। लीनियर मोमेंटम का टॉर्क से क्या ताल्लुक, वो तो फोर्स से ताल्लुक रखता है। बच जाता है एंगुलर मोमेंटम, ये तो वो एनालिटिकल अप्रोच हो गई, ये तुमने लेटरल थिंकिंग के थ्रू तुमने देख लिया यार ये सब नहीं हो सकता तो ये, अच्छा ऑप्शन लेट से कुछ और होता है तो हम क्या करते हैं। तो याद रखना टॉर्क का और एंगुलर मोमेंटम का रेशो कुछ इस तरीके से, देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था, ये होता है अपने पास टॉर्क, और तुम्हें मैथ में पढ़ा है कि जो चेंज होता है ये बेसिकली मैथमेटिक की लैंग्वेज में क्या होता है, डी, है ना, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, यही होता है। तो मुझे बताओ अगर ये कांस्टेंट हो जाए, बोलता है ना एंगुलर मोमेंटम, बोलता है इनमें से कौन सा कांस्टेंट हो जाए, मान लो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाए, तो मुझे बता कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जबरदस्त,
कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो भाई एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो जाए तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम। आगे बढ़ जाते हैं, मोमेंट ऑफ कपल। चलिए एक नया टॉपिक है, मोमेंट ऑफ कपल को थोड़ा समझ लेते हैं। मोमेंट मैंने तुम्हें बता दिया कि मोमेंट क्या होता है, हमेशा टॉर्क होता है। मोमेंट ऑफ कपल को समझने से पहले कपल पता होना चाहिए क्या है। देखो कपल के लिए, कपल तो वैसे ही समझ में आता है हमारी यंग जनरेशन को, कपल का मतलब दो, ठीक है ना, और दोनों अपोजिट होने चाहिए हमारे माशरे में, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपको क्या, दो फोर्सेस चाहिए और दोनों कैसी हो, अनलाइक हो, बट क्या हो, पैरेलल हो, या फिर दूसरे लफ्जों में एंटी पैरेलल हो, है ना भाई। या तो पैरेलल हो, अनलाइक हो, या एंटी पैरेलल हो, और क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। कहते हैं ना कपल जो है वो बराबरी में बनना चाहिए। तो इक्वल ऑफ मैग्नीट्यूड हो, पैरेलल हो, बट अनलाइक भी हो, तो ये अपने पास बेहतरीन कपल बनाता है। तो इसको याद रख लेना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है भाई, इन कपल फोर्सेस से जो मोमेंट जनरेट होगा वो मोमेंट ऑफ कपल होगा, वो टॉर्क मोमेंट ऑफ कपल होगा। द मोमेंट ऑफ कपल is defined as the cross product of couple force and the perpendicular distance between the couple। देखो अब ये दोनों क्या है हमारे पास, ये मेरे पास है कपल फोर्स, है ना, और इनके दरमियान में वो कहता है दिस फोर्स इज मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारे पास क्या पिवट पॉइंट है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस दोनों जगह सेम है। इसको लीवर भी ले सकते थे तुम, है ना भाई, जैसे हमारे पास लीवर होता है या हमारे पास वो होता है सीसॉ होता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल्स टू एफ एक बार ले लेंगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम बिटवीन बोथ द फोर्सेस। चलिए आगे देखते हैं। इट इज इजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील, ये बहुत आता है, इसको लिख लो अपने पास, स्टीयरिंग व्हील विथ बोथ हैंड्स देन विथ अ सिंगल हैंड। क्यों आसानी होती है स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में कि दो हाथों से, अगर आप सिंगल हाथ से घुमाते हो तो आपको मतलब मुश्किल होती है, क्या वजह है, एक्सेलरेशन फोर्स इंक्रीजेज ऑन द व्हील। क्या होता है कि दोनों हाथों से घुमाने से एक्सेलरेशन बढ़ जाती है फोर्स की, नहीं, टू फोर्सेज एक्ट ऑन द व्हील, दो फोर्सेज एक व्हील पे एक्ट कर रही होती हैं, कौन सी, हाँ बिल्कुल एक्ट कर रही होती हैं। वो सवाल में लिखा होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज द बेस्ट आंसर होता है, तो बेस्ट आंसर आपको चूज करना है। टू हैंड्स प्रोवाइड फिल्म ग्रिप, भाई ये तो बात ही नहीं हुई, फिजिक्स में ये थोड़ी होती है कि ग्रिप अच्छी हो गई तो बहुत अच्छी आपने स्टीयरिंग व्हील को घुमा लिया, ऐसा थोड़ी होता है। नाउ कपल एक्ट्स ऑन द व्हील, देखो कपल लग रहा होता है, भाई ये मेरे पास स्टीयरिंग व्हील है ना, देखो एक तरफ से ऐसे लग रहा होता है फोर्स, एक तरफ से ऐसी लग रही होती है फोर्स, तो फिर जाके ये घूमता है। तो याद रखना स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में हमें आसानी क्यों होती है दोनों हाथों से, क्योंकि इसमें हम क्या लगा देते हैं, कपल लगा देते हैं। क्यों, एक हाथ से हम इधर स्टीयरिंग व्हील को पुश कर रहे होते हैं, दूसरे हाथ से हम इधर पुश कर रहे होते हैं, तो ये ऐसे गोल घूम जाता है। आया समझ में, तो हम क्या लगा रहे होते हैं, बेसिकली कपल एक्ट कर रहे होते हैं व्हील पर। ऑलराइट, नाउ टू फोर्सेस कंस्टिट्यूट कपल आर, अगर दो फोर्सेस कपल बना रही हो तो मुझे बताओ उनमें क्या चीज होनी चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल, अपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल, तो पहले आंसर पता लग गया। खैर, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, बेटा सेम लाइन पे भी एक्ट ना करती हो, कोलिनियर भी ना हो, ठीक है, नॉन कोलिनियर हो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सो यहीं तक रखते हैं, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम और उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लाइक करो वीडियो को अगर पसंद आई है, शेयर करो दोस्तों में, सपोर्ट करो यार, और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कुछ प्रीवियस लेक्चर्स हैं, इनको देख लो अगर नहीं देखा तो, ठीक है। गुड लक।